हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूडीएस एकेडमी में। मैं धर्मेंद्र कुमार, असिस्टेंट इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नए सेशन की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक सीरीज। ये जो सीरीज है प्यारे बच्चों, 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, ठीक है ना। तो आज जो हम डील करेंगे, आज जो हम डिस्कस करेंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर है, 2019 का क्वेश्चन पेपर है 5th सेमेस्टर सिविल डिप्लोमा का, है ना। और ये जो आज स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, किसका? टॉस। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में दिक्कत होता है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ सबसे पहले आज हम ऑब्जेक्टिव डील करने वाले हैं। जो फर्स्ट 20 ऑब्जेक्टिव है 2019 का, वो हम डील करने वाले हैं ना। और ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से डील करेंगे कि आपका जो सारा जो कॉन्सेप्ट होगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का, वो हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए बोर्ड पे ध्यान देते रहिए और इंजॉय कीजिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए कंप्यूटर महाशय, पहला क्वेश्चन लगाया जाए बोर्ड पर। चलिए पहला क्वेश्चन लगाइए बोर्ड पर। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है बोर्ड पर? डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस ऑकर्स ड्यू टू। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए कि डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस किस लोडिंग के कारण होता है। तो हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, इसेंट्रिक लोडिंग के कारण होता है। किसके कारण? इसेंट्रिक लोडिंग, है ना। तो प्यारे बच्चों, इसेंट्रिक लोडिंग कहते हैं किसको, है ना। तो देखिए समझिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये कोई कॉलम है, इसका जो है ना सेंट्रोइडल एक्सिस ये है सेंट्रोइडल एक्सिस। कौन सा एक्सिस है प्यारे बच्चों? ये है आपका सेंट्रोइडल एक्सिस कॉलम का। अगर लोड जो है ना सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर पड़ता हो, अगर लोड सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर ही पड़ता हो, तो वह जो लोड होता है वो कहलाता है एक्सियल लोडिंग। क्या कहलाता है? एक्सियल लोडिंग। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एक्सियल लोडिंग। हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? व्हेन द लोड पासेस थ्रू द सेंट्रोइडल एक्सिस, दैट लोड इज कॉल्ड एक्सियल लोड। क्या कहलाएगा? अब हम बात करते हैं, क्या कहेंगे? इसेंट्रिक लोडिंग का। तो अगर कोई ऐसा लोड जो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल हो, सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल हो, सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल क्या हो? उस लोड का एक्सिस हो और सेंट्रोइडल एक्सिस में कोइंसाइड नहीं करे। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? ऐसा लोड जो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल हो और सेंट्रोइडल एक्सिस को कोइंसाइड नहीं करे, वैसा लोड क्या कहलाता है? इसेंट्रिक लोड कहलाता है। इसेंट्रिक लोड कहलाता है। इसेंट्रिक लोड कहलाता है प्यारे बच्चों। मान लेते हैं इसेंट्रिक लोड कितना है? ये P है। मान लेते हैं प्यारे बच्चों इसेंट्रिक लोड क्या है? P है, ठीक है ना। आराम से समझेंगे प्यारे बच्चों, आराम से सीखेंगे, है ना, धैर्य पूर्वक, है ना। और पूरा क्वेश्चन बैंक हम क्या करेंगे? धज्जी उड़ा देंगे, ताकि आपका जो एग्जाम में जो पेपर आएगा वो आपको बनाने में आसानी हो सके, है ना। तो चलिए इसेंट्रिक लोड क्या मान लिए? P। अब प्यारे बच्चों एक वर्ड आता है इसेंट्रिसिटी। क्या होता है इसेंट्रिसिटी? इसेंट्रिसिटी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड द इसेंट्रिक लोड पोजीशन। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया इसेंट्रिसिटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? E से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों, इस इसेंट्रिक लोड के कारण दो तरह का स्ट्रेस डेवलप करता है। देखिए मान लेते हैं प्यारे बच्चों एक्सियल लोड नहीं लग रहा है, मान लेते हैं प्यारे बच्चों कौन सा लोड लग रहा है? सिर्फ इसेंट्रिक लोड लग रहा है। तो देखिए इसेंट्रिक लोड के कारण क्या क्या होगा? पहला तो प्यारे बच्चों इस इसेंट्रिक लोड के कारण डायरेक्ट लोड डेवलप करेगा P, एंड इस इसेंट्रिक लोड के कारण एक बेंडिंग मोमेंट डेवलप करेगा। बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? P इंटू E। क्योंकि प्यारे बच्चों हमको पता है कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स आपका हो गया P एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? इसेंट्रिसिटी के बराबर, तो P इंटू E। तो देखिए प्यारे बच्चों इस डायरेक्ट लोड के कारण, क्योंकि प्यारे बच्चों इसेंट्रिक लोड जो होता है ना दो तीन में कन्वर्ट कर गया, एक डायरेक्ट लोड और एक बेंडिंग मोमेंट में। तो इस डायरेक्ट लोड के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, जो कि हो जाएगा डायरेक्ट लोड बटे क्रॉस सेक्शन एरिया। जबकि बेंडिंग स्ट्रेस जो आपका हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस जो आपका होगा प्यारे बच्चों, बेंडिंग मोमेंट बटे सेक्शन मॉडुलस Z।
कहां से आता है प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला? तो बेंडिंग इक्वेशन से आता है। हम लोग जानते हैं m बटे आई बराबर सिग्मा बटे बाई, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस अगर निकालने चाहेंगे तो m इंटू बाई बटे आई है ना। m बराबर क्या आ जाएगा? p इंटू ई बटे बाई बटे आई। अगर हम बाई को नीचे ले आए प्यारे बच्चों तो p इंटू ई, अब आई बटे बाई, इस आई बटे बाई को ही क्या कहते हैं? सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों हमने क्या बोला? इस इसेंट्रिक लोड के कारण क्या होगा? डायरेक्ट स्ट्रेस भी आएगा और बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। यही तो क्वेश्चन था आपका कि किस लोड के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस भी जनरेट होगा और बेंडिंग स्ट्रेस भी जनरेट होगा। तो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कि इसेंट्रिक लोड के कारण क्या होगा? डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। तो प्यारे बच्चों धमाकेदार तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ना? चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो कंप्यूटर भाषा है, दूसरा क्वेश्चन लगाया जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम जानेंगे कंडीशन फॉर नो टेंशन। जब हमने क्लास में बताया था और हमने ऑनलाइन पोर्टल में भी हम अपना बता चुके हैं कि कंडीशन फॉर नो टेंशन। प्यारे बच्चों कंडीशन फॉर नो टेंशन क्या होता है? कंडीशन फॉर नो टेंशन क्या बताया था प्यारे बच्चों? अच्छा इसको जानने से भी पहले आपको पता होगा प्यारे बच्चों, इसको भी छोड़िए, इस पहले आप जाने होंगे कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होता है प्यारे बच्चों? डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। सिग्मा मीन क्या जानते हैं प्यारे बच्चों? डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। प्यारे बच्चों कंडीशन फॉर नो टेंशन क्या होता था? याद कीजिए, कंडीशन फॉर नो टेंशन, कंडीशन फॉर नो टेंशन क्या था प्यारे बच्चों? कंडीशन फॉर नो टेंशन था जो सिग्मा मीन है, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए तो इसी तरह का अगर हम बात करें सिग्मा डी का वैल्यू अभी हम बताए थे, जस्ट पहला क्वेश्चन में बताए थे कि क्या होता है? P बटे ए माइनस बेंडिंग स्ट्रेस हमने कितना बताया था? PE बाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो P बटे ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ग्रेटर देन PE बाई जेड। P से P आपका कैंसल होगा तो E बराबर यहां से निकल आएगा लेस देन इक्वल टू जेड बटे ए। प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बनता है कि नो टेंशन के लिए इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा? लेस देन इक्वल टू जेड बाई ए। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो चलिए प्यारे बच्चों हम बताते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है ना। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, पहले बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बताने में सहूलियत होगा। फिलहाल अभी आप जानिएगा प्यारे बच्चों नो टेंशन के लिए कंडीशन आपका ये हो गया। चलिए मान लेते हैं प्यारे बच्चों इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का विड्थ b है और डेप्थ d है, डेप्थ d है ना। चलिए तो EXX बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ZXX बटे a। ZXX बराबर क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? IXX बटे बाई इंटू ए। तो बताइए प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस का अबाउट क्या होगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का? BDQ बाई 12, BDQ बाई 12। बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? D बाई 2 इंटू एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का? B इंटू डी। इसको प्यारे बच्चों बहुत सारे को कैंसिल कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों ये आपका आ गया EXX क्या आ गया? अच्छा लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू तो आपका आ गया d बाई 6। इसी प्रकार से अगर हम e बाई बाई निकाले तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? z बाई बाई बटे a। z बाई बाई क्या हो जाएगा? i बाई बाई बटे बाई इंटू a। तो i बाई बाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रेक्टेंगुलर सेक्शन का बाई बाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया dvq बाई 12। बाई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? b बाई 2 इंटू एरिया b इंटू डी। इसको जब आप सॉल्व आउट कीजिएगा तो e बाई बाई आपका आ गया b बाई 6। ठीक है ना। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए मान लीजिए प्यारे बच्चों ये एक्स एक्स एक्सिस है, ये बाई बाई एक्सिस है। तो एक्स डायरेक्शन में कितना होना चाहिए इसेंट्रिसिटी? सेंटर से d बाई 6। तो इधर आपका हो गया, इधर आपका हो गया प्यारे बच्चों d बाई एक्स एक्सिस से d बाई 6, यहां से भी d बाई 6। बाई एक्सिस में कितना होना चाहिए? b बाई 6 और b बाई 6। तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी अगर आप देखते हैं प्यारे बच्चों,
इसी को कहते हैं कोर ऑफ सेक्शन, कर्नल सेक्शन, है ना, इसी को क्या कहते हैं, कोर ऑफ सेक्शन और कर्नल सेक्शन। तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी बात करें तो देखिए b/6 प्लस b/6 तो b/3, इधर से भी देखें तो d/6 प्लस d/6 तो d/3। तो हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या है, मिडिल थर्ड, मतलब बीच वाला मिडिल और थर्ड, 1/3 है ना, 1/3। तो मिडिल थर्ड इसका लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी हो जाएगा। मतलब अगर इस पोजीशन में, अगर आप इस पोजीशन में इसेंट्रिसिटी मतलब इसेंट्रिक लोड लगाते हैं तो नो टेंशन आएगा। बात समझ में आएगा। तो इसका लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी कितना हो गया प्यारे बच्चों, मिडिल थर्ड। ऑप्शन मारिए। चलिए खटाक से हमारे समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 3 की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। तो कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन नंबर 3 लगाया जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों बोर्ड पे आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ द कोर ऑफ इसेंट्रिक लोडेड सर्कुलर कॉलम। तो चलिए प्यारे बच्चों मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये आपका सर्कुलर कॉलम है जिसका की डायमीटर क्या है, डी है, जिसका की डायमीटर क्या है प्यारे बच्चों, डी है ना। तो अब देखिए प्यारे बच्चों फिर कोर ऑफ सेक्शन बोला है तो हम क्या निकालेंगे, ई लेस देन इक्वल टू जेड बटे ए। प्यारे बच्चों आपको पता होगा जेड का वैल्यू क्या होता है सर्कुलर सेक्शन का, तो पाई बटे 32 इंटू डी क्यूब। एरिया कितना हो जाता है सर्कुलर सेक्शन का एरिया, π/4 इंटू डी स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, 4 से 8, डी स्क्वायर से डी, तो ई क्या हो गया लेस देन इक्वल टू, मतलब प्यारे बच्चों सेंटर से d/8 इधर, d/8 इधर, d/8 इधर, d/8 इधर और नीचे भी d/8। तो प्यारे बच्चों इसको अगर निकाल दिया यही आपका क्या हो गया कोर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन। तो डायमीटर देखिए इस कोर का तो कितना हो जाएगा d/8 प्लस d/8, d/8 प्लस d/8 तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो सर्कुलर सेक्शन के कोर का जो डायमीटर होता है प्यारे बच्चों वो होता है d/4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो गया 3 का सी नंबर। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। ये 4 नंबर के भी क्वेश्चन में पूछ सकता है प्यारे बच्चों, प्रूव दैट डायमीटर ऑफ कोर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन इज d/4। आपको प्रूफ करके दिखाना होगा, ठीक है ना। अरे समझ में आ रहा है, अरे ठंडा हमारे समझ में भी नहीं आता है, इतना ठंड है ना प्यारे बच्चों रजाई से निकलने का तो मन ही नहीं करता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे आ गया है। 4 नंबर क्वेश्चन, द डिफ्लेक्शन शेप ऑफ द न्यूट्रल सरफेस ऑफ बीम आफ्टर बेंडिंग इज कॉल्ड। देखिए प्यारे बच्चों मान लिए प्यारे बच्चों ये जो है ना न्यूट्रल सरफेस है, लोड के कारण बहुत सारा लोड लगा, लोड के कारण डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा। क्या बनेगा, मान लेते हैं ये डिफ्लेक्टेड शेप है किसका, डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ न्यूट्रल सरफेस, ये मान लेते हैं न्यूट्रल सरफेस है। आफ्टर लोडिंग क्या हो गया, बेंड होने के बाद इसका डिफ्लेक्टेड शेप ऐसा बना। इस शेप को, इस कर्व को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इलास्टिक कर्व। क्या कहते हैं बता चुके हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक कर्व कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इलास्टिक कर्व, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय लगाया जाए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एट द सिंपली सपोर्टेड एंड ऑफ ए बीम। देखिए बीम के सिंपल सपोर्टेड के पास क्या होगा, तो पता है प्यारे बच्चों सिंपली सपोर्टेड के पास डिफ्लेक्शन 0 होता है, याद रखना है। सिंपली सपोर्टेड के पास क्या होता है, डिफ्लेक्शन। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछता कि अगर फिक्स्ड सपोर्ट के पास क्या होगा, तो फिक्स्ड सपोर्ट के पास होगा y बराबर भी 0, मतलब डिफ्लेक्शन भी 0 और स्लोप भी 0। तो यहां पे आंसर हो जाता y बराबर 0 और dy/dx बराबर 0, दोनों 0। मतलब फिक्स्ड सपोर्ट के पास दोनों 0, जबकि सिंपल सपोर्ट के पास y बराबर सिर्फ डिफ्लेक्शन 0 होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो सिंपल सपोर्ट के पास पूछा है तो डिफ्लेक्शन 0 होगा, दैट मींस y बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर ए टिक आउट कीजिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो ठंडा कैसा प्यारे बच्चों, एग्जाम का टाइम आ गया, ऐसा ना कि ठंडा के डर से रजाइये में घुसल रहो, है ना। कितना तो नहाता नहीं होगा क्या, पानी छूने से डर लगता है क्या प्यारे बच्चों। तो नहाइएगा तो क्या मन फ्रेश होगा प्यारे बच्चों, पढ़ने का भी मन करेगा, है ना, इसलिए नहाइएगा डेली। चलिए, कितना कोई सोचता होगा कि नहाना अब ये जो है ना जान देने के बराबर है कि एकदम सिल पानी होता है क्या प्यारे बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, नहाइए चाहे नहीं नहाइए लेकिन पढ़िए जरूर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैकुलेट मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर फाइंडिंग आउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम कैरिंग। देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग को मेनली 2 मेथड पढ़ना था, एक था आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड और दूसरा था मैकुलेज मेथड। ऐसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को, हमने लेक्चर में बताया भी था बहुत सारे मेथड के बारे में, बट हमारे सिलेबस में 2 ही मेथड के बारे में पढ़ना था। पहला था डबल इंटीग्रेशन मेथड और दूसरा था मैकुले मेथड। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड ज्यादा हम लोग यूज करते थे किसमें, कैंटिलीवर बीम में, इसमें कैंटिलीवर बीम में, और वैसा बीम जो क्या हो, सिमेट्रिकल लोडिंग हो। कैसा लोड हो, सिमेट्रिकल लोडिंग हो। जैसी सिमेट्रिकल लोडिंग, सिमेट्रिकल किसके अबाउट, सेंटर, बीम के सेंटर के अबाउट अगर सिमेट्रिकल लोडिंग हुआ तो हम लगाते थे डबल इंटीग्रेशन मेथड। और मैकुले मेथड ज्यादातर लगता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, याद रखिएगा कौन से बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में। और सिंपली सपोर्टेड बीम में भी वैसा सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका लोडिंग कंडीशन कैसा हो, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि अगर लोडिंग कंडीशन सिमेट्रिकल होता था तो हम डबल इंटीग्रेशन मेथड ही प्रीफर करते थे। तो ज्यादातर याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मैकुलेज मेथड सिंपली सपोर्टेड बीम के अनसिमेट्रिकल लोडिंग में यूज करते थे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका था प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन। तो मारिए अनसिमेट्रिकल, खटाक सा मारिए प्यारे बच्चों, मारिए ढाई सा, क्या हो जाएगा, तम आसान कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 6 नंबर मारिए अनसिमेट्रिकल। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो पढ़े होंगे बहुत ही आसान है उसके लिए। द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर कैरिंग ए पॉइंट लोड W एट इट्स फ्री एंड R रिस्पेक्टिवली। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है प्यारे बच्चों, किसी कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे एक पॉइंट लोड W लगा दिया, तो बताइए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप। तो प्यारे बच्चों हमको पता है कि इस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है WL3/3EI होता है, जबकि मैक्सिमम स्लोप जो होता है वो आपका होता है WL²/2I। तो ये सब तो आप बेहतरीन तरीके से निकालने के लिए भी जानते होंगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला है डबल इंटीग्रेशन का, EI/D²//MX, ये फॉर्मूला लगाते होंगे और ध्यान से ये दोनों फॉर्मूला निकल कर आता होगा, है ना प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं सबका याद रखिएगा प्यारे बच्चों। मान लीजिए कोई कैंटिलीवर बीम हो, UDL हो, तो मैक्सिमम स्लोप कितना होता है प्यारे बच्चों, WL3/6EI, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, तो WL⁴/8EI। इसी प्रकार से सिंपली सपोर्टेड के पॉइंट लोड और UDL में भी याद रखिएगा आता है प्यारे बच्चों। फॉर्मूला तो निकालने के लिए हमको आता ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर पूछा है, किसी कैंटिलीवर बीम के पॉइंट लोड पर अगर W किलो न्यूटन का लोड हो तो मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखिए कौन सा हो जाएगा। पहले स्लोप तो WL²/2EI और WL3/3EI, मतलब ऑप्शन नंबर बी मारिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी खट्टाक सा मारिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है। 8वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए कैंटिलीवर ड्यू टू ए पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, ध्यान से देखिएगा, फ्री एंड टू दैट UDL ओवर द इंटायर स्पैन हैविंग सेम लोड, याद रखिएगा सेम लोड ऑन द कैंटिलीवर इज। देखिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये कोई कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड कितना लग रहा है W, मान लेते हैं W, लेंथ L है, बताइए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन
डेल्टा 1 बताइए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या, अभी तो बताए थे फॉर्मूला क्या, WL³ बटे 3EI, WL³ बटे 3EI। चलिए अब प्यारे बच्चों बोल रहा है कि कैंटिलीवर बीम ही है और यूडीएल है, सेम लोड। अच्छा सेम लोड लगाने मतलब क्या लगा दे, W नहीं, W बटे L किलो न्यूटन पर मीटर। क्यों सर, आप तो वहां क्वेश्चन बोल रहा है सेम लोड, तो आप यहाँ पे W, यहाँ पे W/L क्यों। देखिए टोटल लोड कितना लग रहा है W, अगर W/L 1 मीटर में है तो L मीटर में कितना हो जाएगा, तो टोटल लोड W होगा कि नहीं, W बटे L इंटू L, तो कितना हो जाएगा टोटल लोड W। तो टोटल लोड हमने यहां भी W किलो न्यूटन ही लगाया, बात समझ में आया। चलिए तो डेल्टा 2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब इसका भी फॉर्मूला हमने बताया था, WL⁴ 8EI, तो W के जगह पे क्या हो जाएगा W बटे L, L⁴ 8EI, तो ये आपका हो गया WL³ बटे 8EI। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है डेल्टा 1 बटे डेल्टा 2, डिफ्लेक्शन का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, WL³ बटे 3EI इंटू WL³ बटे 8EI, L³ EI, तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 8/3। क्या हो जाएगा 8, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 8/3। मेरे बच्चों ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, अच्छा था लेकिन आसान था, है ना। चलिए धमाकेदार तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं प्यारे बच्चों, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड पे आ गया है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। The points of contraflexure of the fixed beam carrying a central point load occurs at from either side is। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई फिक्स्ड बीम है प्यारे बच्चों, पॉइंट लोड P लग रहा है ना, पॉइंट लोड क्या लग रहा है P, लेंथ कितना है टोटल L, सेंटर है मतलब L/2 और L/2। प्यारे बच्चों इसका अच्छा ये बताए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किसको कहते हैं, कॉन्ट्राफ्लेक्चर पॉइंट किसको कहते हैं प्यारे बच्चों, अरे बहुत ही आसान है, 4th सेमेस्टर में भी पढ़े हैं और 5th में भी, है ना। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऐसा पॉइंट है जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है ना, जहां पे बेंडिंग मोमेंट, जिस पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है वही पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो आपको पता होगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार से बनता है, ये वैल्यू हो जाता है PL/4 और ये वाला MA और MB कितना होता है PL/8। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका यही है प्यारे बच्चों, है ना, ये आपका PL/, ये डिस्टेंस जो होता है ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो गया L/8, सॉरी L/4 और ये भी L/4 और बीच वाला क्या हो जाएगा L/2। तो प्यारे बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर देखिए अपना साइन चेंज किया कि नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यही है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो आइदर साइड से कितना डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये L/4। तो ऑप्शन नंबर देखिए प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1/4 स्पैन का 1/4 थे ना, तो ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर पर हम लोग देखेंगे 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए प्यारे बच्चों क्या है, वी अवॉइड यूजिंग फिक्स्ड बीम इन प्रैक्टिस बिकॉज, फिक्स्ड बीम को हम जनरली यूज क्यों नहीं करते, किस लिए अवॉइड करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए पहला तो आप लोग पढ़े होंगे जब हम पढ़ा रहे थे प्यारे बच्चों एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड बीम, तो हमने बताया था एडवांटेज में हमने बताया था कि बेंडिंग मोमेंट कम जनरेट होता है किसमें, फिक्स्ड बीम में। दूसरा फिर हमने बताया था यहां पर डिफ्लेक्शन भी कम जनरेट होता है किसमें, डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू होता है ना कम होता है फिक्स्ड बीम में। ये दोनों क्या है एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में हमने क्या बताया था, देखिए प्यारे बच्चों दोनों तरफ से क्या होता है, ये
फिक्स्ड होता है तो टेम्परेचर जब राइज करता है ना तो क्रैक आ जाए, क्योंकि बढ़ने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई भी मटेरियल क्या होता है उसका लेंथ बढ़ता है ना। लेकिन जब दोनों तरफ से ये फिक्स है तो मटेरियल कहां से बढ़ेगा, तो वहां पे क्रैकिंग आने का चांसेस हो जाता है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों ऑप्शन देखेंगे, क्यों अवॉइड करते हैं हायर स्ट्रेस, जब हमने बताया कि बेंडिंग मोमेंट कम जनरेट होगा तो स्ट्रेस भी कम जनरेट होगा। अनसर्टेनिटी ऑफ स्ट्रेस गलत, लेसर स्टिफनेस गलत, तो ऑप्शन इसका मारिएगा नन ऑफ द, आंसर मारिए डी नंबर। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, द फिक्सिंग मोमेंट ऑफ ए फिक्स्ड बीम ऑफ लेंथ L कैरिंग यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी W। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि कोई फिक्स्ड बीम है और यूडीएल लग रहा है थ्रू आउट द स्पैन, W किलो न्यूटन पर मीटर। तो प्यारे बच्चों इसका क्या बताना है, फिक्सिंग मोमेंट क्या बताना है, फिक्सिंग मोमेंट MA और MB। तो प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए WL² बटे 12, WL² बटे 12 कहां से आता है प्यारे बच्चों, कहां से आता है, तो आपको पता है कि सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड वाला बना देते हैं। ये आपका कितना हो जाता है WL² बाई 8, और सिमेट्रिकल लोडिंग है तो बराबर बराबर बना दीजिए, MA बराबर MB, दोनों का क्या कीजिएगा एरिया बराबर कीजिएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा 2/3 इंटू बेस कितना है L इंटू हाइट कितना है WL² बाई 8, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, जब MA MB जब बराबर हो जाएगा तो मान लीजिए M के बराबर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा M इंटू L। दोनों को जब जनरेट कीजिएगा तो MA बराबर आपको आ जाएगा WL² बटे 12, करके देख लीजिएगा WL² बटे 12 आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने बना दिया। तो प्यारे बच्चों ये तो पूछा कब, जब यूडीएल लगा हुआ था तब। कभी ये भी आपसे पूछ सकता है कि पॉइंट लोड लगा हुआ तो फिक्सिंग मोमेंट बताइए, सेंटर पे पॉइंट लोड तो कितना भी, अभी इसके जस्ट पहले हमने बताया था PL/8, PL/8 है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यूडीएल के केस में WL² बटे 12। ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, सी नंबर क्वेश्चन मतलब सी नंबर ऑप्शन है ना। प्यारे बच्चों अगर किसी भी तरह का डाउट हो, किसी तरह का डाउट हो या आप कहीं पढ़ रहे हो क्लियर नहीं हुआ हो अगर टॉस, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या कॉल, व्हाट्सएप नहीं कॉल नंबर है 8521362288, ये हमारा कॉल नंबर है। अगर व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 94 70 87 90 60 इस नंबर पे ये व्हाट्सएप है और ये कॉलिंग है ना, तो आप कर सकते हैं। अगर तो हम आपको बता देंगे, क्लियर कर देंगे है ना। चलिए बेहिचक कॉल या आप क्या कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे 12 नंबर, एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ द कंटिन्यूअस बीम बेंडिंग मोमेंट। देखिए प्यारे बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया होगा। देखिए कंटिन्यूअस बीम किसको कहते हैं, ऐसा बीम जिसमें नंबर ऑफ सपोर्ट 2 से ज्यादा हो ऐसा बीम क्या कहलाता है कंटिन्यूअस बीम। क्या बोले प्यारे बच्चों, that beam having number of support is more than 2, that beam is called continuous beam। तो देखिए प्यारे बच्चों कंटिन्यूअस बीम तो क्या है 1 2 3 सपोर्ट, क्या हो गया कंटिन्यूअस बीम। ये भी आपका देख प्यारे बच्चों ये भी आपका क्या हो गया कंटिन्यूअस। कितना बच्चा जानते क्या समझ लेता है इसको फिक्स्ड बीम, कि दोनों तरफ से फिक्स। अरे बाबू दोनों तरीके से फिक्स रहने से फिक्स्ड बीम नहीं होता है, बीच में सपोर्ट है तो नंबर ऑफ सपोर्ट 1 2 3 हो गया तो कंटिन्यूअस बीम कहलाएगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है, इस इंटरमीडिएट सपोर्ट के पास जो बेंडिंग मोमेंट आता है वो ऑलवेज नेगेटिव या उसी को क्या बोलते हैं हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डेवलप करता है। कैसा आता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट या हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डेवलप करता है। ठीक है प्यारे बच्चों इसको देख लिए। चलिए ऑप्शन नंबर मारिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा नेगेटिव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। 13 नंबर है कैलेप्रियंस थ्योरम ऑफ द थ्री मोमेंट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग आर। देखिए प्यारे बच्चों आप जब कंटिन्यूअस बीम पढ़ रहे होंगे, एक यूनिट ही है ना, चौथा यूनिट शायद है ना, कैलेप्रियंस थ्योरम वहां पर पढ़े होंगे। कंटिन्यूअस बीम में क्या पढ़ाया गया होगा कैलेप्रियंस थ्योरम या थ्री मोमेंट इक्वेशन। ये जो इक्वेशन या ये जो थ्योरम है ना ओनली कंटिन्यूअस बीम पे अप्लाई होता है। कंटिन्यूअस बीम को अगर एनालाइज करना है तो इसी थ्योरम या इसी इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं, और इसी इक्वेशन पे टोटल का टोटल इस यूनिट पूरा क्या है डिपेंड है। क्या है प्यारे बच्चों फॉर्मूला बताइए, थ्री मोमेंट इक्वेशन क्या है प्यारे बच्चों MAL1 बटे E1
I1 प्लस 2mb L1E1 I1 प्लस L2 E2 I2 प्लस MC L2 E2 I2 बराबर -6A1 X1 E1 I1 L1 ब्रैकेट में ले लेते हैं प्लस 6A2 X2 E2 I2 L2। ये है प्यारे बच्चों फॉर्मूला, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता तो हम क्या समझते हैं, E1 बराबर E2 एंड I1 बराबर I2। जब ऐसा केस हो तो यही क्या होगा, E1 I1 कैंसल आउट हो जाएगा और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 बराबर -6A1 X1 बटे L1 प्लस 6A2 X2 बटे L2। पहले बच्चों ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ये तब है जब किसी बीम का जो स्पैन है, कंटिन्यूअस बीम का जो 2-3 स्पैन है, अगर उस स्पैन का यंग्स मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या बताया प्यारे बच्चों, क्लैपेरॉन थ्योरम या 3 मोमेंट इक्वेशन जो है ना कंटिन्यूअस बीम के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, आंसर मारिए कौन सा, कंटिन्यूअस बीम। तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, 13 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ मोमेंट प्रोड्यूस एट ए जॉइंट टू द अप्लाइड मोमेंट। देखिए प्यारे बच्चों, ये कहलाता है कैरी ओवर फैक्टर। क्या कहलाता है, कैरी ओवर फैक्टर। प्रोड्यूस्ड मोमेंट बटे अप्लाइड मोमेंट, ये कहलाता है प्यारे बच्चों कैरी ओवर फैक्टर। बट तीनों डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। स्टिफनेस फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर तो हमने जान लिया। जैसे प्यारे बच्चों मान लेते हैं फार इंड अगर फिक्स्ड है, अगर फार इंड क्या है, फिक्स्ड है, तो इधर अगर आप मोमेंट अप्लाई करते हैं m, तो इधर कितना जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है m/2। अगर फार इंड फिक्स्ड है तो कितना प्रोड्यूस होता है मोमेंट, m/2। तो कैरी ओवर फैक्टर कितना हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड मोमेंट m/2 एंड अप्लाइड मोमेंट m, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अगर फार इंड आपका क्या हो, हिंज हो, फार इंड क्या हो, हिंज हो, तो इधर अगर आप m अप्लाई कीजिएगा तो इधर भी आपका m ही क्या होगा, प्रोड्यूस्ड होगा। तो कैरी ओवर फैक्टर क्या हो जाएगा, अप्लाइड मोमेंट, प्रोड्यूस्ड मोमेंट भी m और अप्लाइड मोमेंट भी m, तो आंसर हो जाएगा 1। तो क्लियर है प्यारे बच्चों कैरी ओवर फैक्टर। कैरी ओवर फैक्टर का डिफिनेशन है प्रोड्यूस्ड मोमेंट बटे अप्लाइड मोमेंट। और ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कभी कभी ये पूछता है कि अगर फार इंड फिक्स्ड हो तो कैरी ओवर फैक्टर कितना होता है, 1/2। अगर फार इंड क्या हो, हिंज हो, तो कैरी ओवर फैक्टर कितना होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करें स्टिफनेस फैक्टर का। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्टिफनेस फैक्टर क्या होता है, स्टिफनेस फैक्टर को प्यारे बच्चों हम लोग के से डिनोट करते हैं, वो होता है बेंडिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट टू द एंगल रोटेशन का रेशियो होता है। बेंडिंग मोमेंट टू द एंगल रोटेशन का क्या होता है, रेशियो होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर फार इंड क्या हो, अगर फार इंड फिक्स्ड हो तो इस केस में आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है, सॉरी स्टिफनेस फैक्टर जो होता है वो होता है 4EI/L, 4EI/L। अगर आपका फार इंड हिंज हो, फार इंड क्या हो, हिंज हो, तो यूनिट रोटेशन के लिए बेंडिंग मोमेंट कितना जनरेट करते हैं, 3EI/L। 3EI/L याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये पूछेगा, क्या पूछेगा, क्या स्टिफनेस फैक्टर बताइए जब आपका फार इंड क्या हो, हिंज हो, तो 3EI/L। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में भी बता देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है के ज्वाइंट बटे समेशन ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं के मेंबर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी स्टिफनेस फैक्टर, जिस मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, जिस मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है, उस मेंबर का स्टिफनेस फैक्टर ऊपर बटे समेशन ऑफ ज्वाइंट, मतलब सारे जिस ज्वाइंट से कनेक्ट है सारे मेंबर का स्टिफनेस फैक्टर का जोड़। जैसे प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं, मान लेते हैं जैसे ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ओ पॉइंट है ना।
तो जैसे प्यारे बच्चों हमको स्टिफनेस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना OA का, तो स्टिफनेस फैक्टर OA का प्लस बटे स्टिफनेस फैक्टर OA प्लस स्टिफनेस फैक्टर OB प्लस स्टिफनेस फैक्टर OC प्लस स्टिफनेस फैक्टर OD, यही कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। बात समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसी मेंबर क्या क्या होता है, उस मेंबर का स्टिफनेस फैक्टर बटे समेशन ऑफ उस ज्वाइंट से जितने भी मेंबर कनेक्टेड है सारे मेंबर का स्टिफनेस फैक्टर का जोड़। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे का भी क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है, तो इसको मिटाते नहीं, देखते हैं आगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैरी ओवर फैक्टर। हमने आपको यह भी समझाया कि स्टिफनेस फैक्टर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, किस केस में कितना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है, किस केस में कितना कैरी ओवर फैक्टर होता है। चलिए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 14 का बी नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए बीम इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड सिंपली सपोर्टेड एट द अदर एंड इफ मोमेंट m इज अप्लाइड एट द सिंपली सपोर्टेड द मोमेंट इनटू फिक्स्ड। देखिए प्यारे बच्चों ये वाला केस है, ये वाला कह रहा प्यारे बच्चों ए बीम इज फिक्स्ड। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ए बीम इज फिक्स्ड एंड अदर इट इज सिंपली सपोर्टेड, अप्लाइड मोमेंट m एट द m अप्लाई किया सिंपली सपोर्ट पे, तो फिक्स्ड मोमेंट मतलब फिक्सिंग मोमेंट कितना बनेगा यहाँ पर, तो m/2। तो कितना मोमेंट इंड्यूस करेगा फिक्स्ड सपोर्ट पर, m/2। आंसर मारिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। 14 नंबर, सॉरी 14 नहीं, ये तो 15 था ना, 14 15 था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। 16 नंबर क्या है, द मोमेंट टू बी अप्लाइड एट द फ्री इंड। फ्री इंड पे मोमेंट अप्लाई किया, फ्री इंड पे मोमेंट अप्लाई किया एंड एल फ्लेक्सिबिलिटी EI है, तो एंगल द फ्री इंड इतना प्रोप्ड कैंटिलीवर है, तो प्रोप्ड कैंटिलीवर में क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रोप्ड कैंटिलीवर में क्या होगा, प्रोप्ड कैंटिलीवर में एक इंड क्या होगा, फिक्स्ड होगा, एक इंड क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो क्या पूछ रहा है, अच्छा पूछ रहा है प्यारे बच्चों यूनिट रोटेशन के लिए आपका स्टिफनेस फैक्टर क्या पूछ रहा है, या बेंडिंग मोमेंट। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों स्टिफनेस फैक्टर क्या होता है, स्टिफनेस फैक्टर होता है बेंडिंग मोमेंट बटे थीटा। यूनिट रोटेशन के लिए स्टिफनेस फैक्टर पूछे चाहे बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि के बराबर तो m हो जाएगा ना यूनिट रोटेशन के लिए, तो ये बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। तो देखिए कैंटिलीवर भी तो है ना, प्रोप्ड कैंटिलीवर भी तो है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, बेंडिंग मोमेंट या स्टिफनेस फैक्टर क्या आ जाएगा, 4EI/L। तो आंसर मारिए 4EI/L, दैट मींस पहला नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों, पहला नंबर ऑप्शन। इसलिए प्यारे बच्चों सारा कॉन्सेप्ट हमने एक जगह जनरेट कर दिया था, बता दिया था, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है ना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, कोई भी अगर आपका मिसमैच हो कॉन्सेप्ट, तो वहां पे आप सही कर सकते हैं इस सेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 17। व्हेन द स्ट्रेट इज वर्टिकल इज कॉल्ड पिलर, स्टैंचन, कॉलम। अच्छा प्यारे बच्चों सबसे पहले आप हमको ये बताइए, पिलर, स्टैंचन एंड पोस्ट, इस तीनों में क्या डिफरेंस है बताइए प्यारे बच्चों। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है प्यारे बच्चों। अगर कॉलम को आप मटेरियल के आधार पर बांटिएगा तो कॉलम को 3 पार्ट में बांटा जाता है। ऐसा कॉलम जो कंक्रीट का बना हुआ हो उसको पिलर कहते हैं, ऐसा कॉलम जो स्टील का बना हुआ होता है उसको स्टैंचन कहते हैं, ऐसा कॉलम जो लकड़ी का बना हुआ होता है उसको पोस्ट कहते हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों का तीनों वर्टिकल है। कॉलम तो वर्टिकल है क्योंकि कॉलम का ही तो रूप है ये तीनों, तो कॉलम भी वर्टिकल है। बात समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वर्टिकल रहेगा तो पिलर भी कहलाएगा, स्टैंचन भी कहलाएगा, कॉलम भी कहलाएगा। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मतलब एनी ऑफ द एबव। ठीक है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया। देखिए प्यारे बच्चों बोर्ड पे, A column with one end fixed and other end free is capable to carry safely a load P. The same load when both end hinged can safely। अच्छा देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है,
कि कोई कॉलम है जिसका एक एंड फिक्स्ड है एंड अदर एंड फ्री है, तो ये जो लोड्स आता है ना, पीस आता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग यूलर्स फॉर्मूला से पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे प्यारे बच्चों? P बराबर पाई स्क्वायर ई आई बटे एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। और ये तो कैंटिलीवर का ही तो रूप है ना, तो कैंटिलीवर में एल इफेक्टिव कितना होता है? अगर लेंथ एल है, ओरिजिनल लेंथ एल है, तो पाई स्क्वायर ई आई, एल इफेक्टिव कितना होता है? 2l के बराबर। तो आपका P हो जाएगा प्यारे बच्चों पाई स्क्वायर ई आई अब बटे 4l स्क्वायर। ये तो P का वैल्यू हो गया। बोला कि सेम कॉलम है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन दोनों तरफ क्या है? हिंज है। दोनों तरफ क्या है? हिंज है। तो बताइए ये कितना होगा? तो यहां हो जाएगा P डैश बराबर, इसको P डैश मान लेते हैं, तो P डैश बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बटे एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो बताइए प्यारे बच्चों, इस केस में एल इफेक्टिव कितना होगा? एल के बराबर होगा, तो पाई स्क्वायर ई आई बटे एल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों कंसीडर कीजिए कि इसको क्या क्या कर दे। देखिए यहां से 4 यहां ले चल जाए प्यारे बच्चों, 4p, तो पाई स्क्वायर ई आई बटे एल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसका वैल्यू कितना किसका बराबर है? 4p के बराबर, तो 4p लिख देते हैं। यहाँ पे p डैश कितना हो गया? 4p। तो आंसर मार दीजिए प्यारे बच्चों 4p। क्या मार दीजिएगा? 4p। आंसर मारिए 4p, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी। चलिए अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बकलिंग लोड टू द सेफ लोड इज नोन एज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेफ लोड का ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यही तो डिफिनेशन है, बकलिंग लोड टू द सेफ लोड। चलिए ऑप्शन नंबर बी मारिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट। लास्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया होगा, देखिए द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ ए कॉलम हैविंग वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इन इज हिंज्ड। प्रूव्ड कैंटिलीवर बीम का कंडीशन है प्यारे बच्चों, एक बीम क्या है? फिक्स्ड है और अदर इन क्या है? ये आपका हिंज है। तो एल इफेक्टिव क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर ओरिजिनल लेंथ क्या है? एल है, तो क्या होता है प्यारे बच्चों? एल इफेक्टिव एल बाई रूट 2। तो रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कि एल इफेक्टिव इक्विवेलेंट लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ का रेशियो। तो इफेक्टिव लेंथ या इक्विवेलेंट लेंथ क्या हो जाएगा? एल बाई रूट 2 एंड ओरिजिनल लेंथ हो गया एल, तो एल से एल कैंसिल, 1 बाई रूट 2। आंसर मारिए प्यारे बच्चों 1 बाई रूट 2। क्या मारेंगे? 1 बाई रूट 2। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए नंबर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों 2019 में 5th सेमेस्टर सिविल डिप्लोमा में जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे वो हमने आज डील किया, ठीक है ना। अगर आप एंजॉय किए होंगे प्यारे बच्चों तो बहुत अच्छी बात है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।